उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। विपक्षी दलों की आलोचना और पीड़ित परिवार की मांग पर राज्य सरकार ने ये सिफारिश की है। इससे पहले बदायूं में पीड़ित परिवार से मिलने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से जरूरी इंसाफ मिलना है। इस बीच पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 की तलाश जारी है। बदायूं जिले के कटरा सादतगंज की इस वारदात ने पूरे सूबे को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि पहले तो पुलिस कार्रवाई करने तक को तैयार नहीं थी, मगर जब मामले ने तूल पकड़ा तब जाकर पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। हैरानी ये है कि आरोपियों में 2 पुलिस वाले भी हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की, साथ ही राज्य सरकार से मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। शासन से मुझे कुछ नहीं, मुझे सीबीआई जांच चाहिए, ये पुलिस का मुझे भरोसा नहीं कुछ। बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी, जिसे प्रदेश सरकार ने मान लिया। राज्य सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार की मांग के मद्देनजर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी तरह से दोषियों को बख्शेंगे नहीं। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ित लड़कियों के परिवार से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई जांच से भी ज्यादा जरूरी है कि परिवार को जल्द इंसाफ मिले। महिला की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती है, यहाँ पे न्याय की जरूरत है। और जो आपने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है जी, उससे मैं सहमत हूँ। तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी से भी जरूरी न्याय मिलना चाहिए। अंत में जिन्होंने ये गलत काम किया है उनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं किया जा सकता। बीजेपी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस्तीफा मांग रही है, तो बीएसपी ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग कर डाली। उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन की व्यवस्था है वो संपूर्ण रूप से विफल हो गया है। जिम्मेवारी से हटने का जो काम हो रहा है और उसको बहुत हल्के ढंग से उसको पेश करने का, प्रस्तुत करने का जो प्रयास हो रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से निंदा करती है। स्वयं इनको इस्तीफा देना चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि ये प्रशासन चला नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर ये न दें इस्तीफा तो केंद्र सरकार यहाँ पर एक महामहिम का, गवर्नर का शासन यहाँ पर लग जाना चाहिए। इस बीच पुलिस ने मामले में 2 पुलिस वाले समेत 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। बदायूं जिले के कटरा सादतगंज में मंगलवार की शाम 2 नाबालिग लड़कियां लापता हुईं। अगले दिन उनके शव पेड़ से लटके मिले। पोस्टमार्टम में जब दुष्कर्म के बाद हत्या की बात सामने आई तो प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच यूपी सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं। तो सरकार ने 1978 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को अब उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वो जावेद उस्मानी की जगह लेंगे। राज्य सरकार ने जावेद उस्मानी को हटाने की कोई वजह फिलहाल नहीं बताई है। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएट आलोक रंजन ने IIM अहमदाबाद से MBA किया है। मुख्य सचिव बनने से पहले वो राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त थे। जैसा आप सभी जानते हैं, एक विशाल प्रदेश है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती विकास है। इसके विकास को बढ़ाना है, इसकी GDP की ग्रोथ रेट को हमको बढ़ाना है और देखना है कि पर कैपिटा इनकम और हर मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़े। यहाँ इन्वेस्टमेंट और आकर्षित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और जो शांति व्यवस्था और ऊर्जा की संबंधित समस्याएं हैं उन पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाए। उधर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बदायूं में हुई घटना के लिए सीधे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को बराबर का दोषी बताया। लोकसभा चुनाव के दौरान मुलायम सिंह यादव के उस बयान की उमा भारती ने आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी मुलायम के उस बयान की निंदा की है। जब बंबई निर्भया केस में बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसमें जो मुलायम सिंह का बयान था और उसके बाद उनकी पार्टी के अन्य मुंबई के नेताओं का जो बयान था, उस बयान ने पूरे देश में बलात्कारियों का हौसला बढ़ाया और उत्तर प्रदेश में तो खास करके बढ़ाया। मुलायम सिंह जी, बलात्कारियों को संरक्षण देने का जो बयान आपने दिया था, ये उसका परिणाम है। चुनाव के दौरान मुलायम सिंह जी ने इसी तरह की बहुत ही
बहुत ही मतलब जिसको कहना चाहिए निंदनीय टिप्पणी की थी बम्बई वाले केस में। तो लगातार मुलायम सिंह उस बयान को लेकर घेरे में है आरोपों के। आपको सुनाते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने असल में कहा क्या था। में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो बदायूं में जो कुछ सामने आ रहा है, क्या वो मुलायम के उस बयान के बाद किस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है और क्या उसी के चलते ये सब कुछ है, या फिर ये माना जाए कि इसके लिए सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन और सरकार की लचर जो जिम्मेदारी कह सकते हैं या फिर जो बयान रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। असल वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने खास चर्चा में, और हमारे साथ इसमें शामिल हो रहे हैं 3 खास मेहमान, और मैं उन मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के नेता नलिन कोहली हैं। बीजेपी स्वागत है नलिन आपका। हमारे साथ रागिनी नायक हैं कांग्रेस से। रागिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने कोशिश की थी समाजवादी पार्टी से उनके प्रतिनिधि को बुलाने के लिए, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने इससे इनकार कर दिया कि वो इस डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते। और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्नोत्री साहब, जो कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और बात समझते हैं कि किस तरीके के हालात हैं और उसके पीछे की वजह और जड़ें कहाँ तक जाती हैं। शुरुआत में करना चाहूँगा सबसे पहले विनोद साहब आपसे ही, जो ये पूरा मामला है और ताज़ा मामला मुख्य सचिव को बदलने का, क्या पहली निगाह में पहले स्वभाव में आपको दिखता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्य सचिव को बदला जाए? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मुख्य सचिव को बदलने का क्या कारण है। पुलिस महानिदेशक को बदलते तो भी समझ में आता कि शायद पुलिस महकमे का मामला है। गृह सचिव को बुला करके तलब करते, कुछ उसमें कार्रवाई करते तो समझ में आता। मुख्य सचिव का एक बदायूं के इलाके में थाना स्तर पर कोई घटना होती है, उसमें मुख्य सचिव कहाँ से आ गए? अगर मुख्य सचिव जिम्मेदार है तो फिर मुख्यमंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं है? क्योंकि मुख्य सचिव रिपोर्ट करते हैं मुख्यमंत्री को। सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि ये पूरा एक वातावरण जिस तरह उत्तर प्रदेश बना हुआ है, एक तो जो बलात्कार और जिस तरह की घटनाएं होती हैं, ये एक सामंती मानसिकता का प्रतीक है। और जिस तरह महिलाओं को लेकर के खास करके ग्रामीण भारत में और उत्तर भारत के राज्यों में जो नजरिया है दबंग जातियों का, वो उसका नतीजा है। और दलित महिलाएं, उनकी जो स्थिति है आज भी तमाम सशक्तिकरण के बावजूद, केंद्र और राज्य सरकारों की योजना के बावजूद, वो असुरक्षा की समस्या है। ऊपर से जब नेता ये कह देगा कि गलती हो जाती है लड़कों से, तो और उसमें एक शय मिलती है। मुझे लगता है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन जो स्थानीय स्तर पर है वो सीधे सीधे जिम्मेदार है। क्योंकि सवाल ये है कि बलात्कार होने के बाद कार्रवाई की वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि थानों में ये मैसेज क्यों नहीं है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सीधे सीधे थाना अध्यक्ष जिम्मेदार होगा और उस पर कार्रवाई होगी। अगर ये मैसेज होगा तो फिर कोई भी पुलिस वाला ये हिम्मत नहीं करेगा कि अगर कोई रिपोर्ट लिखाने जाए तो पूछे तुम्हारी जात क्या है। ये कम से कम ये माहौल तो नहीं बनना चाहिए ना उत्तर प्रदेश में। नलिन, क्या वाकई जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और पूरी सरकार उनकी सफाई दे रही कि सामाजिक घटना एक तरीके से है, सरकार पूरा काम कर रही है, क्या वाकई ये सामाजिक घटना तक ही सीमित है या फिर सरकार का इकबाल ही पूरे प्रदेश में खत्म होता नजर आया इस मसले को लेकर? सरकार का इकबाल शायद ट्रांसफर हो गया है सरकार के बाहर। जो समर्थक हैं पार्टी के, शायद उनके पास इकबाल ज्यादा हो गया है, क्यों घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसमें 3-4 विषय हैं। सही है, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बढ़ते ऐसे जो घटनाएं हैं, जो बढ़ती घटनाएं, ये चिंता का विषय है। लेकिन क्या अति दुर्भाग्यपूर्ण है इस किस्सा में कि यहाँ पर रोका जा सकता था वो बलात्कार और उसके बाद वो मर्डर। क्योंकि जब लड़कियों को घर से लिया गया था जबरदस्ती, तब वो थाने गए हैं और वहां पर पुलिस कंप्लिसिट भी हुई और बहुत कैजुअल वे में कि फिर 2 घंटे बाद इतनी असंवेदनशील कि कह दिए कि आप जाकर उस पेड़ पे लटकिए, वहां से ले जाइए, तो रुक सकते थे। दूसरी बात क्या है, ये सारे पोस्ट फैक्टो डिसीजंस हैं। जब रुक सकता था क्यों नहीं? फिर जो आपने अपने रिपोर्ट में और विनोद जी ने इस बात को रखी कि जब एक मुखिया ही पार्टी का कहता है कि भाई गलती हो जाती है तो ये एक मानसिकता है। ये मत भूलिए कि रिपोर्ट होने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश जी विदेश पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा है, बड़ी उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश के। उनका रुख क्या था? बड़ा कैजुअल और लचल। जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा भाई आप तो सुरक्षित है ना, तो कहीं महिला पत्रकार से, तो मतलब इस प्रकार की मानसिकता ये कहीं ना कहीं संदेश भेज रहा है उस समाज में, कोई बात नहीं, ये तो गलतियां हैं। लेकिन क्या ये भूल रहे हैं कि उनकी बहू जो है मुलायम जी की और अखिलेश जी की पत्नी एक सांसद है। दूसरी बार ये भूल रहे हैं कि एक बलात्कार जो होता है वो लड़की की जिंदगी को ना केवल खत्म कर देता है, परिवार को, और ये जिंदगी भर का एक पेन रहता है।
तो ये किस प्रकार, ये तो बिल्कुल 15th सेंचुरी माइंडसेट है। 21वीं सदी में आ गए, प्रशासन और शासन चलाने की जगह वो लोग इस लचर काम से करेंगे तो फिर क्यों नहीं निंदा होगी। कविंद्र, बदायूं जहां ये घटना हुई वहां के सांसद जो हैं वो मुलायम सिंह जी के भतीजे धर्मेंद्र यादव, बिल्कुल, जो 5 सीटें जीती हैं समाजवादी पार्टी से, उनमें बदायूं भी एक है। बिल्कुल। और दूसरा जो मामला आया आज वो आजमगढ़ से, जहां पर खुद मुलायम सिंह वहां से चुनकर आए हैं। राजनीतिक सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम कड़े कानूनों की बात हो रही थी, कानून बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ताजा मामला है, क्या ये दिखाता है कि जब सिस्टम पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में ना हो, या फिर मैं इसको उल्टा कर दूं कि सिस्टम में वो लोग हों जिन पर सरकार का हाथ हो, तो फिर ये होना लाजमी है, तो फिर रोका कैसे जाएगा? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और 2-3 बिंदुओं पर मैं प्रकाश यहाँ जरूर डालना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि बदायूं की घटना समाजवादी पार्टी प्रशासन के माथे पे कलंक तो है ही, लेकिन मैं भी इस बात को मानती हूं कि ये पूरे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है। पर उसमें गौरतलब क्या है? गौरतलब ये है कि पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में ये यौन हिंसा और जातीय नृशंसता का पहला प्रमाण हम नहीं है जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। मेरे साथी जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी यही बात कही। मैं तो एक बात और जोड़ूंगी कि मुलायम सिंह जी का जो बयान था, जो पार्टी के मुखिया हैं, जो पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज है, वो न सिर्फ ये कहता है कि एक छोटी मोटी गलती है, बलात्कार कोई जघन्य अपराध नहीं, बल्कि वो एक ऐसी पुरुष प्रधान मानसिकता का परिचायक है जो महिला को केवल वस्तु की तरह देखती है, एक ऐसी वस्तु जिसका किसी भी तरह से उपभोग हो सकता है। अब अगर मुखिया की ये मानसिकता है तो ये बहुत ही लाजमी है कि पुलिस प्रशासन और तमाम महकमा जो है वो लचर होगा। वो न सिर्फ ऐसे अपराधों को नजरअंदाज करेगा, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि बहुत सारी ऐसी घटनाओं में सहायक की भूमिका भी अदा करता हुआ पाया जाएगा। अब एक और घटना है जिसे मुझे लगता है जिसकी तरफ हमें जरूर नजर डालनी चाहिए कि जब इन दोनों लड़कियों के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनसे सबसे पहला सवाल पूछा गया कि अब वो किस जात के हैं। जांच पता होने के बाद उनसे सबके पैर पड़वाए गए और उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। ये तमाम इस तरीके की घटनाएं ये बताती हैं कि जाति धर्म पर आधारित जब राजनीति होती है तो समाज कल्याण नहीं हो सकता। जब समाज कल्याण नहीं हो सकता तो कानूनी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं आपको डगमगाती हुई नजर आएगी। और मैं समझती हूं कि एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी का ये फर्ज है कि न सिर्फ कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करे, बल्कि समाज का जो ढांचा अगर बिगड़ रहा है, अगर व्यवस्था बिगड़ रही है, तो उसमें भी सुधार करने की कोशिश करे, जो समाजवादी पार्टी ने पिछले 2.5 साल में नहीं किया। अखिलेश जी का बयान तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है, उन्होंने महिला पत्रकार से एक बात जोड़ूंगी, बस आखिरी बात, उन्होंने महिला पत्रकार से ये कहा कि आप सुरक्षित है ना, मतलब कि सब महिलाएं सुरक्षित हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की हर महिला के साथ जब तक कोई गलत घटना नहीं घटेगी तब तक शायद ये पार्टी के जो मुखिया हैं वो नहीं मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। आपने कहा कि समाज में बदलाव फिर समाज के लिए एक बड़ी विकृति के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मैं एक बार फिर से वापस ले जाना चाहूंगा चर्चा को सिस्टम के ऊपर। विनोद जी, जिस तरीके का सिस्टम डेवलप किया गया है पिछले मैं कहूँ 10 या 15 वर्ष में उत्तर प्रदेश में, जो थानों में पोस्टिंग होती है, जो अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, क्या उसमें जो सरकार है या फिर जो सरकार में बैठे लोग हैं वो वाकई इतने असहाय हो जाते हैं कि कार्रवाई के नाम पर जब देखते हैं तो सब उन्हें अपने ही नजर आते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य ये हो गया है कि पिछले कई वर्षों से वहाँ जो सरकारें हैं तो उसमें अधिकारियों की पोस्टिंग के जो पैमाने हैं वो बड़े अलग अलग हैं। कहीं जाति पैमाना है तो कहीं जो है कुछ ले दे करके पोस्टिंग्स होती हैं, कहीं जो है निजी वफादारी पैमाना है। अब इसी सरकार में जो मौजूदा सरकार है इसमें इतने सत्ता केंद्र हैं कि पूरा परिवार, मुख्यमंत्री जी के और उनका परिवार 7-8 लोग तो उसमें हैं, चाहे वो सारे वो भाई मुलायम सिंह जी, उनके भाई, उनके दूसरे भाई, उनके भतीजे, वो परिवार, फिर मुख्य सचिव हैं, डीजीपी हैं, फिर वो प्रधान सचिव अनीता सिंह जी हैं, और भी तमाम सत्ता केंद्र हैं। आजम खां एक अलग सत्ता केंद्र है। तो कोई किसी की पोस्टिंग किसी ने कराई, किसी के थाने पे किसी ने लगवाया। मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई थी उसमें भी तो यही तो समस्या थी कि साहब वो आजम खां साहब जो है उसमें उनका फ़ोन आ गया। तो कहीं जो है कोई इटावा के से पोस्टिंग किसी हुई है, किसी के लखनऊ के किसी रिश्तेदार कहने से हुई है पोस्टिंग। तो नतीजा ये होता है कि वो जो
जो अधिकारी है या थानेदार है या कोई भी, उसकी वफादारी कानून और संविधान और अपने कर्तव्य के प्रति ना होकर के जिसने उसको रखवाया उस पर हो जाती है। तो वो खुश रहे, बाकी सब ठीक है। और कार्रवाई भी इसलिए नहीं होती, अरे भाई उसको किसने रखवाया था, वो तो उनका आदमी है, तो उनका आदमी तो कैसे करें। तो यहाँ जब समस्या ये आ जाती है, रोग आप कह रहे हैं यही है, ये बहुत बड़ा रोग है, ये बड़ी जड़ है। मैं एक बात बताऊँ, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, नलिन जी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश से संपर्क है इनका। ये लोग कहते हैं कि साहब मायावती के टाइम लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा अच्छा था। मैं मायावती की सरकार को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, उनके सामने समय में बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत बलात्कार की घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन उनमें क्या हुआ कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति पाया गया तो तुरंत कार्रवाई हुई। मतलब एक सांसद को अपने घर से गिरफ्तार करवा देती हैं, बांदा के एक मंत्री को तुरंत बर्खास्त से गिरफ्तार करवा देती हैं, फैजाबाद के एक मंत्री को के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो उससे लोगों को लगता था कि कार्रवाई हो रही। यहाँ समस्या ये है कि जब अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले एक मैसेज दिया कि डीपी यादव जैसे लोगों की जगह हमारी पार्टी में नहीं है, उसका मैसेज ये गया कि अखिलेश बदलाव चाहते हैं, और लोगों ने उस बदलाव, उनकी उस मैसेज को स्वीकार किया और 225 सीटें दी। लेकिन उसके अगले दिन जब उनका एक विधायक जो है रेलवे स्टेशन में घोड़ा लेकर के निकला और फायर करते हुए निकला, उस पर कुछ नहीं किया आपने। यानी मैसेज चला गया, चुनाव हो गया, दो चाहो करो। तो सवाल ये है 24 घंटे में सोच बदल जाती है आपकी। तो और एक बात और महत्वपूर्ण, जो नलिन जी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं जरूर इस बात को लाना चाहूंगा कि केंद्र सरकार भी बदली है। अब वो केंद्र सरकार मनमोहन सिंह की पॉलिसी पैरालिसिस वाली, नीतिगत पंगुता वाली सरकार नहीं है जिसके बारे में कहा। अब नरेंद्र मोदी जी इस नारे के साथ आए थे कि महिलाओं पर न होगा अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार बन गई है, और ये सही है, राज्य का मामला है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार को भी इसमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, किसी भी राज्य में ऐसी घटना होती है तो केंद्र सरकार को भी उसमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। नलिन जी, दो चीजें बिल्कुल जो कही बहुत अहम है कि किस तरीके से केंद्र ऐसे मसलों पर रोक अख्तियार करेगा, उसकी सीमाएं क्योंकि बहुत बंधी हुई हैं, और क्या उसका इम्पैक्ट उन सरकारों पर भी दिखेगा जहां पर प्रचंड बहुमत या फिर बहुत एक ऐसा बहुमत जिसके बाद शायद निरंकुशता की बात कही जाती है उन सरकारों के लिए। देखिए, हमारे संघीय ढांचे में उसको और मजबूत करने की आवश्यकता, इसलिए हम टीम इंडिया की बात करते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि जब पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है तो प्रश्न उठता है कि केंद्र सरकार क्या करेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार असहाय होती है। कई चीज़ें हैं जो केंद्र तय करते हैं और स्टेट्स के माध्यम से होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात है इस पूरे स्ट्रक्चर में कि लोकतंत्र में जनता के पास जाना ही होगा, और अच्छा काम रिवॉर्ड होने लग गया है। ये बहुत बड़ा एक बदलाव हमारे यहाँ आया है। तो अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की, तो हमारी प्राथमिकताओं में पुलिस रिफॉर्म तो है ही है, क्योंकि आवश्यकता है इस मानसिकता को भी बदलना और पुलिस को सक्षम करना, लॉ एंड ऑर्डर से डील करना, बियॉन्ड लॉ एंड ऑर्डर क्राइम के रेजोल्यूशन में फॉरेंसिक्स बहुत काम है। दूसरी बात है, यदि आप देखें तो इस पर्टिकुलर केस में तुरंत केंद्र सरकार की निगरानी आ गई, और तुरंत आप देखें, चाहे राजनाथ जी हो गृह मंत्री या गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, ये फोन पे संपर्क थे, मीडिया के माध्यम से भी जानकारी आ रही थी कि वहां राज्य के साथ संपर्क में है। एक सिंगल स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर्स की बात मेनका जी ने की, इस सरकार को भी हफ्ता नहीं हुआ। और हमारी तो जैसे विनोद जी ने कहा, प्राथमिकताओं में महिला सुरक्षा है, तो ये तो हम अपना काम तो करेंगे, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि राज्य सरकारों में भी उनको अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी महिला होगी वो या तो इस देश की बेटी है या इस देश की बहन है या माँ है, और इसको हम नहीं नजरअंदाज कर सकते। सामाजिक स्तर पर जो जो होना है वो समाज करेगा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो कानूनी व्यवस्था जो सरकार के ऊपर आती है वो अपना हाथ धो दे। और यहाँ पर अभी तक हमने एक बयान नहीं देखा है, चाहे मुलायम जी से, चाहे अखिलेश जी से या डिंपल यादव से, कि इस जो ये मानसिकता है हम इसके विरुद्ध है, खड़े हैं, इसका विरोध करते हैं, और कार्रवाई जल्दी होगी और ये निर्णायक रूप से पनिशमेंट होगा। अभी सारी जो बातें तबादले की बात की बयान नलिन तो तब आएगा जबकि प्रमुख जो शख्स हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने बयान, जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं सरकार से तो उनका जवाब इस तरह का होता तो ऐसा लगता है कि खुद किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसमें बस खाली एक चीज, थोड़ी सी एक लाइन जोड़ूंगा कि केंद्र सरकार को, चूंकि ये बात सही है कि राज्य का कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य को ही पहल करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी दल की सरकार हो, लेकिन अब ये डर होना चाहिए राज्य सरकारों को भी कि उनके ऊपर भी एक केंद्र सरकार बैठी हुई है, और अगर हम कोताही करेंगे, अगर हम लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से ऊपर भी कोई है। ये एक डर जो है राज्य सरकारों के ऊपर भी होना चाहिए, ताकि उनकी निरंकुशता पर लगाम, कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार हो, कांग्रेस की राज्य सरकार हो या किसी और दल की राज्य सरकार हो। मेरा खाली कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार का
जो उसके अपने अधिकार हैं वो एक दबदबा दिखना चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूं नलिन, लेकिन रागिनी आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, और क्या वाकई ऐसे मसलों पर केंद्र को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, किस तरह के आगे का रास्ता उसे अख्तियार करना होगा? देखिए, 2-3 बातें मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कविंद्र जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये माँ बेटी बहन वाली मानसिकता भी हमें छोड़नी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी महिला, कोई भी लड़की, वो चाहे किसी की माँ बहन बेटी ना हो, सबसे पहली बात है कि वो एक इंसान है, और जिस तरीके से पुरुषों को अधिकार हमारे लोकतंत्र में मिले हैं, उसी तर्ज पर उसी तरह से समान अधिकार महिला को मिलना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब यौन हिंसा के घटना कोई होती है और उसका आधार अगर जातिवाद होता है तो वो और ज्यादा जटिल समस्या बन जाती है। और इसके निवारण के लिए भी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर जातिवाद बहुत का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत थी जो समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। ये दलीलें देना कि हाँ हो गया, अब सीबीआई की जांच करने वाली है और दोषी पकड़े गए और तमाम इस तरीके की दलीलें, मुझे लगता है वो उसके लिए बहुत देरी हो गई है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, कुछ प्रीएम्प्टिव मेजर्स और कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत थी। अब केंद्र सरकार वाले सवाल पे आती हूँ। आज राहुल गांधी जी ने बदायूं का दौरा किया, परिवार वालों से मिले, गांव वालों से मिले और एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जितना कानूनी रूप से सजा मिलना जरूरी है, उतना ही पीड़िता जो रही हैं उन दोनों के परिवार का रिहैबिलिटेशन भी जरूरी है। तो उस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि एक मानवीय सरोकार के नाते अगर एनडीए सरकार के कोई प्रमुख मंत्री या भाजपा के कोई बड़े नेता वहां पर जाके दौरा करते, उनसे बातचीत करते, तो भी जिस दबाव की बात विनोद जी कह रहे थे, वो केंद्र सरकार का दबाव राज्य सरकार पर महसूस होता। तो मुझे लगता है कि ये टिप्पणी करना कि अखिलेश जी का ऐसा बयान है और मुलायम जी का ऐसा बयान है और डिंपल यादव जी क्या कहती हैं, उससे पहले मुझे लगता है थोड़ा सा उत्तरदायित्व भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का भी बनता है। जी, मैं इस पर लगता है इस उत्तरदायित्व पे एक और वाक्य यदि रागिनी जी जोड़ देती तो शायद ये चर्चा पूरी हो जाती। उनके सुझाव हैं, लेकिन ये भी जोड़ सकते थे कि एक राहुल गांधी जी एक बयान भी दे देते कि आइंदा से हम ना तो समर्थन लेंगे मुलायम सिंह यादव जी का और ना अपने चुनाव में उनसे कहेंगे कि कैंडिडेट हमें मत उतारिए, ताकि हम अपना चुनाव उनके विरोध ही लड़ें। तो मुझे लगता है राजनीतिक बात इस पे लाने में हम लोग राजनीतिक चर्चा में जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं फिर रागिनी, अब सवाल ये कि अब तक क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार रही है और जैसे कि नलिन ने कहा कि पुलिस सुधार को लेकर एक लंबा जो है अरसा रहा है, जिसकी मांग होती रही है, कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा सका। क्या इस दिशा में आपको लगता है कि बेहतर अस्त्र होगा? क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सेल्स बनाई गई, कानून में बदलाव भी किया गया, लेकिन असर जब तक वो सिस्टम निष्पक्ष नहीं होगा, वो सिस्टम संवेदनशील नहीं होगा, तब तक शायद वो बेमानी नजर आते हैं। पूरी तरह से मैं आपकी बात से वाकिफ भी हूँ, मेरे संज्ञान में है और मैं उसका समर्थन भी करती हूँ। मैंने हमेशा से ये माना कि जो अपराधीकरण है समाज में, उसके लिए कानूनी व्यवस्था और सामाजिक बदलाव का समन्वय ही कारगर हो सकता है। इसके मैं तमाम उदाहरण आपको दे सकती हूँ। दहेज निषेध कानून बहुत पहले आया था, लेकिन आज भी समाज ये मानता है कि दहेज लेना और देना ठीक है, चलता है, अपने सम्मान की बात है, तो इसीलिए हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। पर सती प्रथा अगर आप दूसरा एक उदाहरण लें, तो समाज ने जब ये मानना शुरू किया कि नहीं, ये तो बहुत ही नृशंसता की पराकाष्ठा है, तो सती प्रथा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बहरहाल अभी के मुद्दे पर लौट कर आती हूँ। आज मैंडेट हमारे सामने है, चुनाव का नतीजा आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है लोगों ने। नलिन जी ने स्वयं ये बात कही कि पुलिस रिफॉर्म उनकी प्राथमिकता है, तो मैं समझती हूँ समय जरूर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को, कि वो बदलाव ला सकें, पुलिस महकमे के भीतर भी कानून व्यवस्था को ज्यादा सुचारू बना सके। और हाँ, मैं खुद मानती हूँ कि ऐसे अपराधों का जहां यौन हिंसा बहुत बड़ा मुद्दा हो, राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुलायम सिंह जी का जब बयान आया था, यूपीए सरकार थी, हमने उसकी कड़ी निंदा की थी। बिल्कुल रागिनी, अहम है कि कोई भी राज्य हो, किसी भी सरकार रही हो, ये समस्या हर जगह नजर आती है। और राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कि ऐसे व्यक्तियों पर जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, अपराध हैं, जिनके ऊपर जो है बाकायदा पुलिस मामले दर्ज हैं,
उनको सम्मानित और प्रतिष्ठित पार्टियां न करें, क्योंकि इससे भी उनका हौसला बढ़ता है दबंगों का कि कुछ भी कर लो, उसके बाद तो किसी पार्टी में चले जाओ, हमको टिकट मिल जाएगा, एमएलए हो जाएंगे, एमपी हो जाएंगे, एमपी मिनिस्टर बन जाएंगे। अभी भी जो एडीआर की रिपोर्ट आई है उसमें भी आप देखिए कि हर पार्टी में किस तरह के लोग हैं। तो मुझे लगता है इस पर भी जो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा और पार्टियों को ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, महिलाओं के प्रति जो नजरिया है, जो राजनीतिक पार्टियां पहले सामाजिक अभियान और आंदोलनों काम करती थी, अब खाली उनका काम चुनाव लड़ना और सरकार बनाना रह गया है बस। उसको, उस पक्ष को बिल्कुल सभी राजनीतिक दलों ने नजरअंदाज कर दिया है कि आप भी तो लोगों के अंदर चेतना पैदा करिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ समाज के भीतर कि भाई महिलाओं के भी सम्मान रखें, उनका आदर करें, उनको बराबर माने। इस पर कोई राजनीतिक दल क्यों नहीं सोचता है? जी नरेंद्र, दो बातें जो, क्या ये माना जाए देरी बहुत हुई है पुलिस सुधार को लेकर, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं और जो एक सामाजिक या मैं कहूँ जातिगत सांचे में सिस्टम ढल चुका है कई राज्यों में, उस बैरियर को, उस सांचे को तोड़ना वाकई आसान दिखता है? क्योंकि राज्य कई बार जो दलें हैं, सरकार हैं, विरोध करेंगे, हो सकता है दबाव बनाने की कोशिश भी करें। खैर जरूर आपकी बात सही है, देरी बहुत हुई है। जहां तक पुलिस सुधार की बात करें, इसके दोनों पहलू सही हैं। एक है कि ये पुलिस कॉलोनियल टाइम्स की चली आ रही है और उसकी मानसिकता उस रूप से रही है। दूसरा इसका पहलू है कि पुलिस को हमने कभी फैसिलिटीज भी नहीं दी। यदि तनख्वाह की दृष्टि से देखें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां तनख्वाह इतनी न्यूनतम लेवल से लो है कि आप जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबल में तनख्वाह का फर्क है, दोनों ही केंद्र सरकार के नीचे आते, तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। आप अगर व्यवस्था देखें पारिवारिक रूप से, अगर जो है पुलिस वालों की जो दृष्टि, ना हाउसिंग का फैसिलिटी है, परिवार से दूर, तो बहुत ऐसे विषय, ना उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ना फॉरेंसिक्स है। तो दोनों पहलू से करने की आवश्यकता है, मानसिकता बदलने की भी, सक्षम बनाने की भी। और मैं मानता हूं कि पुलिस के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई, यदि वो अपनी ड्यूटी से हटकर कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर कानूनी व्यवस्था चलेगी। दूसरा, जो आपने सामाजिक बात की, देखिए असंभव नहीं है, कठिन कुछ भी हो, असंभव नहीं है। अगर देश स्वतंत्र हो पाया, गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्र किया, तो क्या समाज सुधार नहीं किया जा सकता? और होगा। बात है मानसिकता की, और अगर निष्पक्ष रूप से सब मिलकर करें, समाज के सारे वर्ग करें, तो होगा। इसमें सबसे मेरे लिए आशा की बात है कि जनता जो है अब वोट देने लगी है। पहले एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्ट हो गया था, अब प्रो इनकम्बेंसी भी फैक्ट होने लग गया है कि अच्छा काम करे तो आपको रिवॉर्ड करेंगे, ये नहीं कि सरकार बदल दो क्योंकि ये थे। तो ये भी एक अच्छी बात डेवलप हो रही है। देती भी और पूछती भी है कि आप क्या कर रहे हैं आज, और मीडिया का तो रोल है ही है ना इसमें। और अपेक्षाएं भी जनता की बहुत बढ़ गई हैं। बिल्कुल, अब क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? मतलब अब जनता वो जनता नहीं है कि ठीक है कुछ कौन रपो है हमें का हानि, वो जनता नहीं है। अब जनता तय करती है कि भाई आपको हमने राजा बनाया, आपको हमने जनादेश दिया, तो 6 महीने में आपने क्या किया, साल भर में क्या किया, 2 साल में क्या किया। और ठीक बात है, लोकतंत्र ऐसे ही विकसित होता है। रागनी, चलते थे आखिरी रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रही कि किस तरीके से सिस्टम में पुलिस सुधार की बात नलिन ने की, कुछ दूसरी बात? जी, बस मैं ये कहना चाहती हूँ आज की बहस के बारे में कि डर तो है, लेकिन अभी डर जो है वो पीड़ितों के मन में है। उदाहरण ऐसे बनाने पड़ेंगे, ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे जिससे कि डर अपराधियों के मन में आए। नवीन जी ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बधाई देती हूं। और विनोद जी की बात को लेकर ये जरूर कहना चाहूंगी कि आकांक्षाएं, आशाएं बहुत ज्यादा हैं और उस पर खरे उतरने के लिए गेंद अभी भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। जरूर सुधार हो, देश का बदलाव हो, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी खड़ी रहे। पुलिस सुधार में जरूर कहूंगा, इन्होंने बात जो कही कि मानसिकता बदलने की बात है और डर जो है, जो वाकई बहुत सराहनीय बात कही है, अच्छी बात। पुलिस सुधार पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस सुधार का मामला काफी एजेंडे में आया था, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध राज्यों की तरफ से आया। और मुख्यमंत्रियों ने, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने समर्थन नहीं किया, क्योंकि पुलिस को अपने कब्जे से छोड़ना नहीं चाहते कोई। सबसे बड़ी समस्या ये बड़ा चैलेंज नई सरकार के लिए, जैसा कि नलिन ने कहा है कि ये प्राथमिकता में है। देखना होगा कि इस बदलाव के साथ वो डर अपराधियों में भी दिखे और उस सिस्टम में भी जो अब तक राजनीतिक दलों के या फिर सत्ताधारी दलों के हाथ की कठपुतली बना रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा में शामिल होने के लिए। और यह थी हमारी आज की पहली खबर।